नमस्कार सम्मानीय साथियों। आज हम भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों की यात्रा के दौरान रायसेन जिले में स्थित बेतवा नदी के किनारे सांची के स्तूप में स्थित इस स्तूप का निर्माण मौर्य काल में लगभग तीसरी ईसा पूर्व में इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक जो अवंती के गवर्नर के रूप में रिक्रूट हुए थे, बाद में इन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था और सांची के स्तूप से सीधा संबंध भगवान गौतम बुद्ध से माना जाता है। इस स्थान का पुराना नाम काकनाद या चैतन्य विहार के नाम से इस स्थान को जाना जाता था और इस स्थान से जुड़ी हुई बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ सम्राट अशोक, शुंग वंश और सातवाहन वंश के साथ साथ 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते तक गुप्त काल के राजाओं के द्वारा कहीं ना कहीं इस स्तूप को पुनरुद्धार कराने के लिए सांची में 3 मुख्य स्तूपों का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे जो मुख्य स्तूप है वो स्तूप नंबर 1, जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से स्तूप नंबर 2 जो है कि यहाँ पर स्थित है और इसी के जस्ट पश्चिम में स्तूप नंबर 3 स्थित है। यहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है और उनके 10 प्रमुख शिष्यों में से 2 प्रमुख शिष्य जिसका नाम सारीपुत्र और महामोगलयान था, उनके भी अवशेषों को स्तूप क्रमांक 2 में अवशेषों के रूप में रखा गया है। स्तूप का जो है विभिन्न प्रकार के भागों में इन स्तूपों को विभाजित किया गया है। इस स्तूप में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सबसे ऊपर में जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसे छत्रप कहते हैं। छत्रप के चारों तरफ जो रेलिंग आपको दिखाई दे रही है वह आमलक है। आमलक के नीचे की जो संरचना दिखाई दे रही है इसे टॉम्ब या गुम्बद के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और जैसा कि आप इस स्थान में देख पा रहे हैं, यह प्रदक्षिणा पथ है और यह जो आपको सामने एक बड़ा सा द्वार दिखाई दे रहा है, यह तोरण द्वार है। इसी तोरण द्वार में भगवान बुद्ध की से संबंधित जातक कथाओं को इन्हीं तोरण द्वारों में जो है प्रदर्शित किया गया है। इन तोरण द्वारों का निर्माण पहली शताब्दी 100 ईसा पूर्व जो है शुंग वंश के द्वारा और सातवाहन वंश के द्वारा इसका निर्माण और इसे दीवारों में कुरेदा गया है। इसमें गौतम बुद्ध की जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं का मतलब गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई सारी कहानियाँ, किस प्रकार से उन्होंने ग्रह का त्याग किया था और किस प्रकार से जो है कि उन्होंने ज्ञान का अर्जन कर लोगों तक ज्ञान का प्रसार किया। इस प्रकार की सारी कथाओं को इस तोरण द्वार में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि आप तोरण द्वार इस जो है स्थान में देख पा रहे हैं कि यह बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस बोधि वृक्ष की सभी लोगों को पूजा और अर्चना करते हुए या इसका ध्यान करते हुए दिखाया गया है। आप उसी प्रकार से इस दीवार के नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 द्वारपाल बने हुए हैं जो सुरक्षा के रूप में जो है यहाँ पे तैनात किए गए हैं। इसी प्रकार जो सबसे ऊपर में आपको सबसे ऊपर में एक कमल का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, उस चिन्ह को जो है कि गौतम बुद्ध से जो है प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग से लेकर गौतम बुद्ध के जन्म से और गौतम बुद्ध के जो है कि महापरिनिर्वाण तक की कहानियों को और जातक कथाओं को इस जो है तोरण द्वार में प्रस्तुत किया गया है।
इसी तोरण द्वार में जैसा कि आप इस किनारे में देख पा रहे हैं, यहाँ पे साल भंजिका नामक एक स्त्री की जो है कि चित्र अंकित किया गया है। और यह चित्र जो है भारतीय इतिहास में एक प्राकृतिक देवी के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है। अब हम अंदर की ओर करते हैं। यह जो स्थान है, जो चलने के लिए जो दिखाई दे रहा है, इस स्थान को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इस प्रदक्षिणा पथ में ये जिस प्रकार से एक प्रकार की दीवार और बाउंड्री प्रकार की जो संरचना दी गई है, इसे वेदिका या सगुन वेदिका कहा गया है। इस वेदिका और सगुन वेदिका का निर्माण ऐसा माना जाता है कि बेसनगर विदिशा के जो श्रेष्ठी थे या वहाँ के जो निवास करने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने पत्थरों को दान किया था और उन्हीं दान किए गए पत्थर से इस प्रदक्षिणा पथ का निर्माण हुआ था। जैसा कि हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें गौतम बुद्ध की एक खंडित मूर्ति दिखाई देती है। यह मूर्ति 4वीं-5वीं शताब्दी की मथुरा विद्यालय में निर्मित की गई मूर्ति है, जिसे अंततः गुप्त काल के दौरान यहाँ पर लाकर स्थापित किया गया था। हम अभी प्रदक्षिणा पद में जो है कि भ्रमण कर रहे हैं और इस स्तूप के चारों ओर 4 तोरण द्वारों को जो है कि बनाया गया है और इन तोरण द्वारों में जो है कि गौतम बुद्ध की कहानियाँ इंगित की गई हैं। और इन्हीं तोरण द्वारों के मुख्य द्वार के सामने की ओर गौतम बुद्ध की 4 मूर्तियों को रखा गया है। जैसा ये गौतम बुद्ध की दूसरी मूर्ति है और ये जो है तोरण द्वार है, दूसरा तोरण द्वार। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हाँ, ये द्वारपालों को दर्शाया गया है। और यहाँ पर भी गौतम बुद्ध की कुछ कहानियाँ जो है कि मौजूद हैं इस तोरण द्वार में। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हाथी के पास में जो माता सोई हुई हैं, जो स्त्री सोई हुई दिखाई दे रही हैं, वह गौतम बुद्ध की माता महामाया हैं। और ये महामाया माता को जो है कि स्वप्न में हाथी दिखाई दे रहे थे, उसी की चर्चा जैसा कि आप उसके साइड में देख पा रहे हैं, नगर के लोग और नगर के लोगों में इसी प्रकार की चर्चाएं चल रही है कि हाथी का स्वप्न में दिखाई देने का सामान्यतः जो अर्थ होता है, वह किसी अच्छे और व्यक्ति विशेष के जन्म को इंगित करता है। और महामाया को स्वप्न में दिखाई दिए गए हाथी का यह सीधा सा परिणाम यह है कि नगर में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेने वाला है जो जीवन में बहुत अच्छे स्थिति में है, जो है कि लोगों को जीने का तरीका बताएगा और चीज़ों को करेगा। महामाया ने जब यह जो है रथ से निकलते हुए बताया गया है किस प्रकार से जो है कि महामाया के जन्मोपरांत जो है कि राजा भ्रमण पर निकलते हैं और जन्म के 7वें दिन के अंतर्गत ही जो है महामाया, जो कि गौतम बुद्ध की माता थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका जो पालन पोषण है वह उनकी मौसी गौतमी के माध्यम से होता है, इसलिए अंततः उनका नाम गौतम बुद्ध के नाम से जो है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में, और इनकी शिक्षा जो है बोध गया, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुई। इन्होंने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश सर्वप्रथम सारनाथ में दिया और इनका महापरिनिर्वाण अर्थात शरीर को त्यागने की जो प्रक्रिया है वह इन्होंने अंततः 483 बीसी में जो है कुशीनगर में की। और इन्हीं की अस्थियों को, इनके जो बौद्ध के अवशेष थे, इन अवशेषों को जो है इसी स्तूप में रखा गया है। इस स्तूप के अंदर ऐसा माना जाता है एक और स्तूप है
और उसी स्तूप के अंदर जो है गौतम बुद्ध की अवशेषों को संरक्षित रखा गया है। और ये जिस स्थान पे हम चल रहे हैं यह ग्रिल, और इसी ग्रिल के आसपास जो है घूमकर हम इस सांची के स्तूप को देख सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को महसूस कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह हमारा जो है दक्षिणापथ का जो है तोरण द्वार है। यहाँ पर भी जो है कि बौद्ध की कथाओं को इंगित किया गया है, कमल के पुष्प को बनाया गया है। सर्वप्रथम सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर के द्वारा 1818 में की गई थी। तत्पश्चात 1912 से 1919 तक जॉन मार्शल के अंतर्गत इस क्षेत्र को रखा गया था, इस साइट को रखा गया था, और अंततः इसे 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश की मुख्यतः 3 साइट्स जो है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची का स्तूप और 2003 में भीम बेटिका जो है कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं, जो हल्का सा कुछ लेपित भाग आपको इस स्तूप के ऊपर दिखाई दे रहा है, यह कनिंघम ने इसे खोलने का प्रयास किया था, इसके अंदर देखने का प्रयास किया गया था, और यहाँ पे इसके अंदर एक और स्तूप दिखाई देने के पश्चात इस स्थान को पुनः जैसा का वैसा ढक दिया गया और इस स्थान को संरक्षित किया गया। सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार के जस्ट पीछे जो आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है, यह आकृति जो है बौद्ध धर्म की जो है कि पूजा स्थल के रूप में या चैत्य के रूप में जानी जाती थी। यह आकृति और पत्थरों के शैल जो है इंडो ग्रीक शैली में बनाए गए हैं। इंडो ग्रीक शैली में बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसी दौरान दूसरी शताब्दी के आसपास ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस जो है भारत में आता है और उसकी शैली का बहुत बड़ा प्रभाव भारत में पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो है इसमें छत भी थी, लेकिन समय अनुरूप इस छत ढह गई और यह पत्थर जो है कि विक्षिप्त हो गए। इसी के साथ हम दक्षिणी तोरण द्वार में यहाँ की आकृति को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें सारनाथ से अशोक स्तंभ जो प्राप्त होता है वह सांची के दक्षिणी तोरण द्वार में भी हमें इंगित दिखाई देता है। दक्षिणी तोरण द्वार के जस्ट निकट में स्थित यह स्तंभ उपदार स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। एक जमींदार ने भूलवश भूतकाल में इस स्तंभ को तोड़वा दिया था और इस स्तंभ का जो खंडित भाग है वह हमें यहाँ अवशेष के रूप में देखने को मिलता है। इस स्तंभ में 4 सिंहों को भी जो है लगाया गया था अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा, और सम्राट अशोक के उस लगाए गए स्तंभ के सिंहों को यहीं संग्रहालय में रखा गया है। और यह स्तंभ में जो बौद्ध भिक्षु गलत तरीके से जो है बौद्ध धर्म को प्रसार कर रहे थे उसके जानकारी हमें इस अभिलेख में इंगित होने से प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप, चैत्य और विहार। स्तूप जैसा कि हमने देखा, विहार ऐसा स्थान जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय के रूप में दिया गया स्थल होता था। इसे बौद्ध भिक्षुओं को विहार कहा जाता था। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चैत्य है। चैत्य का मतलब बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल, जहाँ पे वो लोग आपस में मिलकर प्रेयर करते हैं। और इन्हीं मोनेस्ट्रीज में जो है कि सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी या महादेवी, उनके पुत्र महेंद्र, उनकी पुत्री संघमित्रा यहीं से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें श्रीलंका की ओर भेजा गया था। जैसा कि आप आरबीआई द्वारा जारी किए गए 200 के नोट में सांची के स्तूप की जो है चिन्हाकृति को देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से 500 के नोट में भारत का 500 साल पुराना इतिहास 500 के नोट में इंगित किया गया है। 100 के नोट में 1000 साल पुरानी बावरानी की बावड़ी को 100 के नोट में इंगित किया गया है। और 50 के नोट में जो है हम्पी का किला, जो कि विजयनगर आज के कर्नाटक के
हम्पी के बिट्ठन मंदिर में जो रखा हुआ रथ है उसकी आकृति को 50 के नोट में इंगित किया गया है। गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण के पश्चात जब उनके अवशेषों को लेकर विभिन्न राजाओं के मध्य विवाद की स्थिति होने लगी, तब उनके शरीर के अवशेषों को 8 राजाओं को जो है कि बांट दिया गया, उनके शरीर के 8 हिस्सों को। तत्पश्चात सभी राजाओं ने उसका स्तूप का निर्माण कराया कुशीनगर में। इसके बाद में सम्राट अशोक जब गद्दी पर बैठते हैं 300 ईसा पूर्व में, उस दौरान वह उन स्तूप से अवशेषों को निकलवाकर 84,000 स्तूपों का निर्माण भारत में कराते हैं, जिसमें सांची के स्तूप में भी उनके अवशेषों को और उनके साथ साथ उनके 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेषों को यहाँ पर जो है कि रखा जाता है, स्तूप के अंदर संरक्षित किया जाता है अशोक के द्वारा।